अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम मुबाहिसा में हमारा बुनियादी सवाल अपने उन्वान के तहत है। हमने उन्वान दिया है ग्रेटर अमेरिका और ग्रेटर इसराइल के मुहाफ़िज़ और मुस्लिम अलमबरदार। वैसे ज़मीर की आवाज़ इतनी अपने आप में तवील मैं महसूस कर रहा हूँ, शायद मेरा इब्तिदाइया काफ़ी तवील हो जाए, लेकिन वक्त की तंगी को देखते हुए मुख्तसरन यही कहूँगा कि आज मगरिब से, यूरोप से, अमेरिका से, एशिया से मुख्तलिफ आवाज़ें और नारे बुलंद हो रहे हैं। अपनी अपनी कौमियत की कस्में, इनके वक़ार की सरबुलंदी के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। बिलखुसूस नए अमरीकी सदर ने अपनी कौम को झिझोड़ा है और अजीम अमरीका, ग्रेटर अमरीका के अहिया और इसकी ख़तरों की पासदारी का नारा बुलंद किया है। इसी तरह यूरोप हो या एक नाजायज़ छोटी सी रियासत इसराइल, सभी अपनी अपनी कौमियत के वक़ार, इनकी ख़तरों के नारे बुलंद कर रहे हैं और अपने मकासद को अमली जामा पहनाने के लिए सर जोड़ हो चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब वो कौम जो रहती तो ज़मीन पर है, लेकिन जिसकी शान व मंजिलत आसमानों में सैर करती है, वो आज खामोश अपने आप को बेकसूर साबित करने में लगी हुई है। आखिर क्यों? यकीनन आज का बुनियादी सवाल यही है। इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी मुबस्सिर सैयद सजादुल हसनैन साहब। मैं सजाद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, सजाद साहब के अलावा सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फिरासत साहब हैदराबाद से हमारे इस प्रोग्राम में फ़ोन लाइन के ज़रिए शामिल होंगे। मेरा पहला सवाल सजाद साहब से होगा। सजाद साहब, आप क्या समझते हैं? यकीनन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब से वो सदर मुकर्रर हुए हैं, जब से वो सदर बने हैं, जबकि इंतखाबी सरगर्मी के मौके पर भी जो उनकी बातें सामने आ रही थी, इसको उस तरह से संजीदा नहीं लिया गया था, लेकिन जब से वो सदर बने हैं, वो अपने एक एक ऐलान के तहत अमली जामा उसको पहना रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो खुलकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, खुलकर इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, खुलकर वो मुस्लिम ममालिक पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं और वो अपना जो एक मौक़िफ़ ज़ाहिर कर रहे हैं, वो यकीनन सारी मुस्लिम दुनिया के लिए तशवीशनाक है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या अमरीकी कौम की तरफ से देखें, तो वो अपनी कौम के लिए जो कुछ भी हो कर रहे हैं बज़ाहिर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मुस्लिम दुनिया, इनका भी तो कोई वक़ार है, इनका भी तो कोई अलमबरदार है। कौन मतलब इसका जवाब दे? यहाँ पर कौन जवाब देगा? यहाँ पर सवाल ये है, आप क्या कहेंगे इस सवाल से? बिल्कुल बाखर साहब, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसा कि आपने कहा कि ट्रंप ने इलेक्शन के दौरान नारा दिया था जी, इलेक्शन के दौरान नारा दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये नारा था उनका। तो उन्होंने अमेरिका को फिर से अजीम बनाने का नारा दिया था और फिर से अजीम बनाने की जानिब जो है पेशकदमी का उनका दावा है। उनका एक कहना है कि अमेरिका को अगर हमको फिर से अजीम बनाना है तो फिर हमें इमिग्रेंट्स पे भी जो है तवज्जो देनी होगी, रेडिकल्स पे भी तवज्जो देनी होगी, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भी इक़दाम करने होंगे और पनाह गुज़रने के लिए भी जो है सरहदें बंद करनी होंगी। तो यही ट्रंप का जो है कहना था। बहुत अब जैसा कि आपने कहा कि वो जो कह रहे हैं उसी पे जो है अमल पैरा है। देखिए, एक अहम तरीन बात, जैसा कि अभी हमने देखा कि चाहे वो यमन हो चाहे शाम हो, शाम की भी खबर हमने देखी, यमन के भी हालात हमने देखे और फिर जो है आलम अरब की सूरत हाल पे भी जो है हमने नज़र डाली सरसरी ही सही। तो देखिए, आज की बात नहीं है, जब त्यूनिस में इनकलाब का नारा दिया गया था, बाहर अरब का नारा दिया गया था, इसको तो तकरीबन 10 साल होने को आ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जो मुनज़्ज़म साजिशें की गई हैं, 9/11 का ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका 9/11 का बदला ले रहा है। 9/11 जो 9/11 के नाम से दुनिया जानती है, जिसने न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स में जो है 2 तैयारे घुसा दिए गए थे और अमेरिका की ज़मीन, अमेरिका की क़ुव्वत, अमेरिका की ताकत हिल के रह गई थी, अमेरिकी क़यादत बौखला के रह गई थी। उस वक्त से लेके अगर हम तारीख़ को उठा के देखें तो उस वक्त से लेके आज तक की तारीख़ अगर हम देखें तो यहाँ नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का हुआ है। उस वक्त भी जो जंग लड़ी गई थी 9/11 के बाद, गो के लोग कहते हैं कि वो साजिश यहूदियों ने रची थी और उनका असल टारगेट अमेरिका नहीं था, उनका असल टारगेट तो आलम इस्लाम था। उन्होंने अमेरिका को इस्तेमाल किया इसके लिए। यहूदियों ने साजिश रची, सहूनी जो है एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म जो है एक तरीक़ेकार अपनाया गया। ट्विन टावर्स पे जो है
جو امریکی معیشت کا مینار کہلاتا تھا، نیو یارک کی جو عمارت تھی ٹوین ٹاورز، اس پہ طیارے گھسائے گئے، تباہ کیا گیا، امریکہ کی زمین ہل گئی، اور امریکہ نے وار اگینسٹ ٹیرر کے نام سے ایک جنگ شروع کی، وار آن ٹیرر کے نام سے۔ پہلے تو انہوں نے اس کو جو ہے وار آن اسلامک ٹیرر کا نام دیا تھا، پھر بعد میں اسلام کا نام بدلا گیا، لیکن یہ جنگ اسلام ہی کے خلاف تھی۔ تو 9/11 کا مطلب کیا ہوا؟ سن 2001۔ سن 2001 سے اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سن 2001 سے لے کے آج تک صرف اور صرف عالم اسلام کا نقصان کیا گیا ہے۔ عالم نقصان میں 9/11 کے بعد بھی انتہائی جارحانہ کارروائی کی گئی تھی، کابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، افغانستان کو تباہ و تاراج کر دیا گیا تھا، اور پھر یہ لڑائی دھیرے دھیرے افغانستان سے عراق تک پہنچی تھی، عراق کو تہس نہس کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ لڑائی تھمی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد تیونس سے جو ہے ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، اصلاحات کے نام پہ، جمہوریت کے قیام کے نام پہ، بادشاہت کے خاتمے کے نام پہ ایک انقلاب برپا کیا جاتا ہے۔ یہ سازش کس نے رچی، کیسے رچی، یہ بھی بہت جو ہے غور طلب بات ہے، اس پہ بھی بہت گہرائی سے جو ہے اس سازش کا جو ہے اس سازش کو جانچنے کی ضرورت ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تحریک تیونس، یہ بھی ایک عرب ملک ہے، تیونس سے تحریک اٹھی کیوں اور اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، جب تیونس سے تحریک اٹھی تھی تو اس کو بہار عرب کا نام دیا گیا تھا، لیکن جب یہ تحریک پھیل گئی، تیونس سے یہ تحریک چلی، مصر میں تحریک چلی، مصر میں کیا ہوا آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ مصر میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے، قاہرہ کی سڑکوں پہ نکلے، حسنی مبارک کی 40 سال کی طویل ترین جو ہے قیادت حکومت کو ختم کیا گیا، پھر وہاں پہ بہت مشکلوں کے بعد ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، اخوان المسلمون کے سربراہ تھے، آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے محمد مرسی کو جو ہے لوگوں نے منتخب کر کے صدر بنایا تھا، لیکن کس صفائی سے محمد مرسی کا خاتمہ کیا گیا، انہیں جیل کی کال کوٹھری میں ڈالا گیا، اور پھر عبدالفتاح السیسی کو جو ہے وہاں کا صدر بنایا گیا۔ وہاں تباہی کی داستان رقم کر دی گئی ہے، آج تک مصر میں عدم استحکام کی صورتحال ہے، وہاں کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے، وہاں کرپشن ہے، وہاں گندگی ہے، وہاں بدحالی ہے، وہاں چاؤز ہے، وہاں کنفیوژن ہے، وہاں بالکل حال ایک ملک کا حال نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مصر کی تاریخ تھی، اسلامی تاریخ کا ایک عظیم خزینہ ہے مصر۔ ہم دیکھتے ہیں قاہرہ کی جو ہے الازہر یونیورسٹی کی بات کریں، یا پھر پیرامڈس کی ہم بات کریں، یا ابوالہول کے مجسمے کی ہم بات کریں، یا پھر اسلامی تاریخ کی بات کریں، یا پھر فرعون کے معاملات کی بات کریں، یا پھر جو ہے پیغمبران اسلام کی بات کریں، دریائے نیل کی بات کریں، کس کی ہم بات کریں گے؟ ایک بہت بڑی تاریخ تھی، اس تاریخ کو ختم کرنے کا جو ہے ایک بہت بڑا کام کیا گیا، اور پھر یہی بہار کے نام پہ یمن میں جو ہے شروع ہوتی ہے ایک لوگ یہاں بھی اصلاحات کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، لوگوں نے اصلاحات کی بات کی تھی، ملک کو تہس نہس کر دیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یمن میں کیسے غیر منظم، غیر محسوس طور سے سعودی عرب کی قیادت میں جو ہے ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی، پہلے تو آپس میں لڑایا گیا لوگوں کو، اور پھر باضابطہ وہاں پہ کارروائیاں کی گئیں۔ آج یمن کی تاریخ، جس کی عظیم الشان تاریخ تھی یمن کی تاریخ کو بھی آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ختم کرنے کی سازش کی گئی۔ آج یمن میں بدترین بحران ہے، یمن میں صورتحال، کہیں کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ریاست نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، وہاں صرف لڑائی ہو رہی ہے، صرف بم گر رہے ہیں، لوگ تباہ حال ہیں۔ اور پھر یہی جو تحریک تھی دھیرے دھیرے یمن سے نکل کے شام کی طرف آتی ہے، شام کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، تاریخ کا سب سے بڑی تباہی ہے کہ 4 کروڑ کے اس ملک سے 2 کروڑ لوگ جو ہے آج گھر سے بے گھر ہیں۔ 2 کروڑ لوگ تو ترکی میں، لبنان میں، کہیں جو ہے یورپ میں، یونان میں، گریس میں، کہاں نہیں در بدر بھٹک رہے ہیں۔ 2 کروڑ معمولی بات نہیں ہے، اور جو بچے کچے لوگ ہیں وہ لوگ اپنے ملک میں ہی جو ہے بے یار و مددگار ہیں، کھانے پینے سے محروم ہیں۔ مطلب ایک شاد و آباد ملک کو، شام ایک شاد و آباد ملک تھا، پوری طریقے سے تباہ و برباد کیا گیا۔ وہاں پہلے تو داعش کو بھیجا گیا ایک منظم سازش کے تحت،
तहज़ीब को ख़त्म करने की कोशिश की गई, इस्लामी कल्चर को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई, अरब कल्चर को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई। फिर जब उस तहज़ीब को तबाह ताराज कर दिया गया, दमिश्क की तारीख़ आप सारी दुनिया जानती है, आलम इस्लाम से जुड़ी है दमिश्क की तारीख़, जो शाम का दारुल हुकूमत है। दमिश्क की ईंट से ईंट बजा दी गई है और फिर उसके बाद हल्ब में तबाही मचाई गई है। हल्ब को भी जो है शाम का ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम का एक अजीम शहर करार दिया जाता है, जहाँ तर्ज़ तामीर को देखते हैं लोग तो लोगों का ये कहना है कि ये अरब कल्चर की जो है पहचान था ये शहर। अरब कल्चर की पहचान को ख़त्म करने की मुनज़्ज़म साजिश की गई है। दमिश्क तबाह है। आप देखते हैं कि लीबिया को कैसे तबाह व ताराज किया गया, लीबिया में कोई हुकूमत नहीं है। और फिर आप देखते हैं कि कैसे इराक़ की भी अपनी तारीफ़ है, अपनी तारीख़ है। बगदाद की आप बात करेंगे या फिर इराक़ के जो है किस शहर की, मतलब ये कि यहाँ हम देखते हैं कि आलम इस्लाम को मुनज़्ज़म तरीके से एक एक करके तबाह व ताराज किया गया है। इसमें सहूनी शामिल हैं, इसमें अमेरिका कोई भी शामिल हो, लेकिन ज़रिया कौन बने? ज़रिया हम मुसलमान बने, हमारा तफ़रका ज़रिया बना। शिया सुन्नी के नाम पे जिस तरीके से वहाँ बांटा गया है, सऊदी अरब की बालादस्ती, ईरान की बालादस्ती के नाम पे जिस तरीके से जो है इन मुल्कों को तबाह व ताराज किया गया है, वो आज हमें सोचने पे मजबूर करता है कि किसी कौम को तबाह करना है तो उसकी तहज़ीब को तबाह करो का जो नारा दिया गया था माजी में आलम इस्लाम के दुश्मनों की जानिब से, आज उस कौल को जो है अमली जामा पहनाने का काम यहाँ पे हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फ़रासत साहब हैदराबाद से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़रासत साहब, आज हमने उन्वान दिया है अपने प्रोग्राम का ग्रेटर अमेरिका व इसराइल के मुहाफ़िज़ और मुस्लिम अलम बरदार। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, यकीनन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ दुनिया के सामने आया है, बिलख़ुसूस मुस्लिम दुनिया के हवाले से, इस पर यकीनन मुस्लिम दुनिया की जानिब से, आवाम की जानिब से बरहमी का इज़हार किया जा रहा है, काफ़ी तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर सवाल ये करना चाहूँगा कि यकीनन डोनाल्ड ट्रंप अपनी कौम के लिए कर रहे हैं। अगर हम उनकी तरफ से देखें, अगर तो वो ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, अमेरिका की जो इसका माजी का मौक़िफ़ था उसका अहिया चाहते हैं, ग्रेटर अमेरिका की बात करते हैं, तो वो यकीनन वो अपनी कौम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि वो अपनी कौमियत की बात कर रहे हैं, वो अपनी कौमियत के वक़ार की बात कर रहे हैं, इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम दुनिया के अलमबरदार क्यों आज कठेरे में खड़े हुए हैं? ये क्यों सिर्फ अपने आप को बेकसूर साबित करने में लगे हुए हैं? बेकसूर कौन? अब मैं आखिरी हिस्सा जो सवाल का था आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यों आज मुस्लिम दुनिया सिर्फ अपने आप की अपनी बेकसूरी साबित करने में लगी है? क्या वाकई कसूर हुआ है? और क्या वो वजूहात हैं कि जिसके नतीजे में आज मगरिब हमलों पर हमले कर रहा है और मुस्लिम दुनिया का और मुसलमानों का हाल ये बना हुआ है कि वो खुद सिर्फ और सिर्फ अपने आप की बेकसूरी को साबित करने में लगे हुए हैं? जी, मैं आपके सवाल को जितना भी मैं समझ पाया उसका जवाब दूंगा। उससे पहले सज्जा साहब की गुफ्तगू के हवाले से देखिए, उन्होंने कहा कि पहले यमन को तबाह किया गया और फिर सीरिया को। मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है ताज़ा बहरान, पहले सीरिया में मामला शुरू हुए, खूंरेजी शुरू हुई, एहतजाज, और उसके बाद यमन की बारी आई और यमन के हालात बिगड़े। और साजिशों का हम अक्सर जिक्र करते हैं, सज्जा साहब ने भी किया। मेरा बुनियादी सवाल यह है, शायद मैं फिर से एक थोड़ा सा खुलासा करूंगा। टेररिस्ट आप हैं, तबाही करने वाले आप हैं, सारी दुनिया की तबाही आप ही कर रहे हैं और आप मुजरिम करार दिए गए हैं। क्यों ये वजह बनी है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ इसी मौक़िफ़ में आके रह गए हैं कि भाई हम बेकसूर हैं, हम ये नहीं है, हम ये नहीं है, बस इसी में हम लगे हुए हैं? ये क्यों सूरत हाल हुई है हमारी? कोई क्या हमारा अलमबरदार नहीं है कि कम से कम मगरिब से आंखों में आंखें मिलाए और सवाल करे? जी देखिए, आज जो हमें, जैसे कि आपने कहा कि कठेरे में खड़ा कर दिया गया, हमें जो है एक पशेमानी और शर्मिंदगी की नफ्सियात भरी जा रही है। ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर ये जो कुछ खूंरेजी हो रही है इसके लिए मगरबी ममालिक और खास तौर पर अमेरिका जिम्मेदार हैं। देखिए, और देखिए, यानी मैं बुनियादी तौर पर मानता हूं कि ये तमाम आलमी मसाइल की जड़ दो मसले हैं। एक कि फलस्तीन के मसले को देखिए, दूसरी आलमी जंग और पहली आलमी जंग के बाद जैसे भी हालात पैदा हुए थे,
सहियोनी जो भी कोशिशें हुई थी उसके नतीजे में इसराइल वजूद में आ गया, और ये भी वादा किया गया था, नेशन स्टेट्स की बुनियाद पर रियासतें बनाई गई थी और फलस्तीन को बनाने की बात की गई थी। 70-80 साल गुजर गए, फलस्तीन की रियासत आज तक नहीं बन सकी। ये एक वजह, और दूसरी वजह की जो दूसरी आलमी जंग के बाद जो कोल्ड वॉर हुई थी सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान, उसके नतीजे में जो आखिरी कोल्ड वॉर के दौरान जो दरपर्दा जंग थी, प्रॉक्सी वॉर, जो अफगानिस्तान में लड़ी गई जो फैसलाकुन जंग थी, उससे अमेरिका ने जिस तरह निमटा और अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के जरिए पाकिस्तानी सरजमीन का इस्तेसाल किया और मुसलमानों को दुनिया भर से जमा किया, और मुसलमानों में ऑपरेशन ग्लैडियो बी के तहत एक किस्म की यानी कट्टरपन पैदा किया गया। उसके नतीजे में उसामा बिन लादेन पैदा हुआ, अलकायदा पैदा हुई, तालिबान पैदा हुए, और ये तमाम कोशिशों के जरिए सोवियत यूनियन को शिकस्त दी गई और सोवियत यूनियन टूट का शिकार हो गया। और इसके बाद के हालात से निमटने का इंतजाम नहीं किया गया। इसके नतीजे में देखिए 9/11 के बाद जो कुछ हुआ और जो दहशतगर्दी की कैफियत पैदा हुई, वो उसी अमेरिका ने जो हिकमत अमली अपनाई थी सोवियत यूनियन के, उसके नतीजे में दुनिया भर के लोगों में एक तो ये कि कट्टरपन पैदा हुआ, और दूसरे अमेरिका ने प्राइवेट आर्मीज इस्तेमाल की थी, चाहे आप मुजाहिदीन कह लें या जो भी कह लें, और उसके वो हथियार, वो सोच, वो जहनियत के नतीजे में आज तक ये तसलसल इसका बाकी है। तो ये मुसलमान दहशतगर्दी के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो कुछ मसाइल होते हैं वो मगरबी ममालिक की जो सियासत है, जियो पॉलिटिक्स है, उसके नतीजे में हमारे मुआशरे बर्बाद हुए हैं, और इसके लिए खालिसतन वही लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन फिरासत साहब, यहाँ पर तो तायद की जा रही है ना, ट्रंप का जो कुछ मौक़िफ़ है उसकी तायद की जा रही है। 7 ममालिक पर अगर पाबंदी आयद हुई थी तो उसकी भरपूर, अगर यूरोप ने मुखालिफत की है, खुद अमेरिका में मुखालिफत हुई है, लेकिन हमने ही उसकी तायद भी की है। आप शायद सऊदी अरब और यूएई के हुक्मरानों और वजीरों के बयान की बात कर रहे हैं कि उन्होंने पाबंदियों की तायद की। जी देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि देखिए कि हम जो है इतने एक दूसरे से खायफ हैं, अंदेशों का शिकार हैं। इनकी मुस्लिम हुक्मरानों की हालत बहुत पैथेटिक है। इन लोगों को अपनी हुकूमतें, अपने मफादात अजीज हैं, और देखिए कि ये इस यानी बहुत शर्म की बात है कि सऊदी अरब जो इस्लाम का अलमबरदार बना फिरता है वो तायद कर रहा है, यूएई जो उसका इत्तेहादी है वो तायद कर रहा है पाबंदी की, जबकि अमेरिका में तमाम जो है महज़िब लोग, बाज़मीर लोग उठ खड़े हुए हैं, पूरा यूरोप उठ खड़ा हुआ है पाबंदियों के खिलाफ। और कुवैत ने तो और भी हद कर दी कि उसने खुद 5 ममालिक को यानी पाबंदी लगा दी 5 ममालिक पर। देखिए, अगर ये जिन 7 ममालिक पर पाबंदी लगाई गई, आप उस पर गौर करें तो इसमें देखिए इराक है, ईरान है, सीरिया है, यमन है। ये वो ममालिक हैं जो ईरान के असर में है या खुद ईरान है। और ये देखिए, ये जो 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ है आलम इस्लाम, ये उस तरफ इशारा कर रहा है। और यानी अगर मजमूई तौर पर हम तारीख को और मौजूदा हालात को देखें तो अरब हुक्मरां पिछले 50, 60, 70 साल से और आज तक भी यानी अपनी फैसलाकुन पोजीशन में नहीं है। आज अगर कोई पोजीशन में है, यानी इस्लामी ममालिक में अगर कोई आंखों में आंखें डालकर मगरिब के सामने ठहर सकता है, बात कर सकता है, तो वो तुर्की है और ईरान है। और अरब हुक्मरां नाकाम हो गए हैं, उन्होंने सियासत की है। उसके नतीजे हम देख सकते हैं कि सीरिया में उन्हें सुबकी उठानी पड़ी, यमन में क्या हालात हैं, एलेपो में फैसलाकुन शिकस्त उन्हें हो गई है। ये लोग अखलाकी यानी दिवालियापन का शिकार हो गए हैं, और कम से कम ये जो पाबंदियों की तायद की है उन्होंने, ये तो इसी बात का पता देता है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल शर्म आनी चाहिए इन अरब हुक्मरानों को। और उन्होंने इसराइल के साथ कहीं खुला तो कहीं दरपर्दा इत्तेहाद किया है। वो इसराइल के मजालिम पर खामोश बैठे हुए हैं, वो गजा की नाकाबंदी पर खामोश हैं, और गजा की नाकाबंदी के तो वो जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि आपने यानी जो गजा की नाकाबंदी बर्खास्त यानी रफा सरहद खोलने वाली जो मुर्सी की हुकूमत थी, उसे आपने यानी हटाया और उसमें मदद की और अपने पसंद के आदमी मुर्सी को बिठाया था। तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल इन अरब हुक्मरानों की है। बिल्कुल सर साहब, इसी हवाले से क्या ये जो कुछ ट्रंप ने मतलब जो एक मौक़िफ़ किया है और जो 7 ममालिक के बाशिंदों पर जो पाबंदी आयद की, क्या ये सारे मुसलमानों की, सारी कौमियत की एक तज़लील नहीं है? इसमें क्या इसको शुमार नहीं किया जाएगा? यकीनन देखिए, जिस तरह के खदशात अमेरिका ने ज़ाहिर किए थे और जिस तरीके से कहा यह गया था कि हमने इन मुल्कों पे पाबंदी आयद करके अमेरिका में
जो लोगों में खदशात पाए जाते हैं, जो कुछ शुबात पाए जाते हैं दहशत गर्दी के हवाले से, उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे मुल्क को ही दहशतगर्द बना दिया। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि एक मुल्क अमेरिका 7 इस्लामी मुल्कों पे पाबंदी लगा देता है और साफ अल्फाज, खुले अल्फाज में कहता है कि हमें इनके हमारे मुल्क में आने का जो है आने के हवाले से हम खदशात में मुब्तला हैं और हम दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, तो गोया वो पूरी कौम को जो है कटहरे में ला खड़ा करता है। तो यही सूरत हाल हुई है। और फिर अलमिया ये है कि इस सिलसिले में कोई भी इस्लामी मुल्क खुल के बात करने की मौक़िफ़ में नहीं है। देखिए, सऊदी अरब ने तो हिमायत कर दी, जैसा कि देख रहे हैं, कुवैत ने भी हिमायत कर दी, और फिर ख़ास तौर पे ये जो ममालिक हैं, चाहे हम उर्दन की बात करें, चाहे हम सऊदी अरब की बात करें, चाहे हम कुवैत की बात करें, चाहे हम दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, मुत्तहिदा अरब अमारात की, चाहे हम क़तर की बात करें, क़तर फिर भी जो है इन मुल्कों से ज़रा इसलिए जो है एक तरीके से हम उसको जो है इस दायरे में नहीं ला सकते कि वो कहीं ना कहीं फ़लस्तीनियों की हिमायत तो करता है, हमास की हिमायत तो करता है, गज़ा की नाकाबंदी को वो बुरा समझता है, वो बोलता नहीं है, लेकिन उसने अपने कुछ इक़दामात से उसने, लेकिन ये जो मुल्क हैं ये जिस तरीके से खामोशी से जो है आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों पे सर तस्लीम कुम कर रहे हैं, इससे तो ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने या तो सरेंडर कर दिया है या ये उन्हीं लोगों के परवरदा है या फिर उन्हीं लोगों के मुकर्रर करदा है। ये इस तरह की नोयत यहाँ दिख रही है या इस तरह की नोयत समझ में आ रही है। देखिए, आलम इस्लाम की सबसे बड़ी गलती तो ये है कि उन्होंने अपनी एक अलग से पहचान नहीं बनाई, अपनी एक क़ुव्वत मुज्तमा नहीं की, बल्कि हम आपस में ही दस्तों गिरवा रहे हैं। चाहे आप 80 की दहाई को देखें, 1942 की जंग के बाद से ही देखिए, 67 में जो फ़लस्तीन पे इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा होता है, उसके बाद से भी बहुत वक्त मिला था आलम इस्लाम को या खलीजी मुल्कों को कि वो सूरत हाल को समझते, नविश्ता दीवार पढ़ते और फिर अपनी एक इस हिकमत अमली तैयार करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, एक एक करके तबाह होते रहे। हम देख रहे हैं कि एक एक करके मुल्क तबाह हो रहे हैं, एक एक करके हुक्मरानों को ख़त्म किया जा रहा है, एक एक करके आलम इस्लाम के अजीम मुल्कों को जो है तबाही के दहाने पे लाया जा रहा है। लेकिन ये मुल्क आज भी अपने आप को संभालने को तैयार नहीं है, आज भी संभलने को तैयार नहीं है। उनके रवैये से तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। देखिए, इस पाबंदी के बाद अरब लीग को और OIC को, जिसको हम तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हंगामा बर्पा कर देना चाहिए था। उनकी पाए दर पे मीटिंगें होनी चाहिए थी, एहतजाज दर्ज करवाना चाहिए था और बाज़ाब्ता अमेरिका को इस बात के लिए मजबूर करना चाहिए था कि आप इस्लाम के नाम पे मुसलमानों की तौहीन नहीं कर सकते। जब तक ये क़ुव्वतें मुज्तमा नहीं होंगी, जब तक एहतजाज बुलंद आवाज़ में एहतजाज जो है दर्ज नहीं करवाया जाएगा, उस वक्त तक। अच्छा, इंतहा जुल्म ये है कि वो ममालिक जो खुद दहशतगर्दी से तबाह ताराज कर दिए गए हैं, आप उन्हीं पर पाबंदी लगाएं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि जुल्म भी हमें बर्दाश्त कर रहे हैं और हमें नहीं किया, बल्कि वहाँ हुआ है, उनकी सरजमीन पर किया गया है। बिल्कुल, एक तो क्या है उन पर जुल्म किया गया, एक दूसरा क्या है उनके मुल्कों को तबाह किया गया, तीसरा उन्हीं को जो है पाबंदियां लगाई गई, बिल्कुल उन्हीं को ठहराया जा रहा है, उन्हीं को मुजरिम ठहराया जा रहा है। ये बहुत ही जो है अफसोसनाक पहलू है। और अब भी अगर आलम इस्लाम इस सिलसिले में संजीदा इक़दाम नहीं करता, कम से कम सोचने की हद तक तो इन मुल्कों को इक़दाम करने होंगे, वरना तो फिर जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक दौर वो भी आएगा कि आलम इस्लाम का नाम व निशान जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। यही मुल्क इसराइल की शक्ल में या फिर किसी और शक्ल में इन मुल्कों पे काबिज़ हो जाएंगे। रासा साहब, आज अगर हम देखें तो बिलखुसूस अलग अलग ममालिक, मुस्लिम ममालिक की अगर बात करें, जिस तरह से सर साहब ने कहा कि एक हंगामी इजलास होता और इसका जिस अंदाज में एहतजाज दर्ज करवाना था वो दर्ज करवाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बजाय उसके बाज़ाब्ता हिमायत की गई डोनाल्ड ट्रंप की कि जो आपने किया वो अपने मुल्क के लिए बराबर किया। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब वो कौन सी क़यादतें बाकी रह गई हैं जो कम अज़ कम मगरिब से ये सवाल कर सके, या फिर कम अज़ कम अमेरिका के नए सदर से ये सवाल कर सके
کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا پھر جو کچھ اقدامات کا وہ اظہار کر رہے ہیں، اگر ایسے ہی معاملہ چلے گا تو پھر پتہ نہیں آنے والے دنوں میں اور کس پر پابندیاں لگیں گی اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. تو پھر یہاں پر اب جو مسلم دنیا کی باغ ڈور ہے وہ کہاں رہ جاتی ہے، یا پھر عوام پھر خود اپنے آپ میں جو ہے کس طرف دیکھیں اگر وہ دیکھیں تو؟ دیکھیے جو حالیہ عرصے میں دنیا کے معاملات رہے ہیں اور یہ پابندیوں کا معاملہ رہا ہے، اس میں تمام یعنی مسلم ممالک کا مجرمانہ رول رہا ہے. میں نے یعنی مجھے پسند آئی یہ بات کہ OIC کی اور دوسری مسلم تنظیموں کے ہنگامی میٹنگز ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، جو بہت شرم اور افسوس کی بات ہے. دیکھیے لیکن پھر بھی ان حالات میں اگر کوئی سلور لائن مجھے نظر آئی تو وہ ایران کی طرف سے نظر آئی. ایران نے نہ صرف یہ کہ ان کے تعلق سے جوابی اقدام کیا، ویسے ہی پابندیاں لگائیں اور اسی زبان میں بات کی، اور آج بھی جو ہے یہ یعنی میزائل تجربے کے بعد کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں یعنی ان کا جو موقف ہے وہ پشیمانی والا نہیں ہے، بلکہ ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے اور کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے یعنی دیکھیے کئی سینکڑوں سال پہلے کچھ واقعات پیش آئے تھے، اس کی بنیاد پر ہم آج تک سینکڑوں 1400 سال سے بٹے ہوئے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. دیکھیے ہمیں جو ہے یعنی ہمارے جو بھی یعنی عقائد مذہب ہے اسے ہم اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے اپنی گردنیں ایک دوسرے کی نہیں کاٹنی چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. دیکھیے اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ جائیں، بلکہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ساتھ مل کر چلیں، یہ کم سے کم ہونا چاہیے. اور یعنی دیکھیے قائدانہ کردار، افسوس کی بات ہے کہ دیکھیے جو خلافت عثمانیہ تھی وہ ترکوں کی خلافت تھی، وہ 500-600 سال سے قائم تھی، اور اس کے بعد اسے توڑنے میں عربوں نے رول ادا کیا تھا، اور اس کے بعد عربوں نے اپنی کوئی حیثیت نہیں بنائی. انہوں نے اپنی حفاظت کی ذمہ داری مغربی لیڈرز کو سونپ دی، ملکوں کو سونپ دی، اپنے وسائل مغربی لیڈرز کو سونپ دیے، اور آج بھی وہ اپنے تحفظ کے لیے مغربی ممالک پر تکیہ کرتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے، اور اس کے نتیجے میں بالکل بے وقت ہو گئے. ان کی کوئی حیثیت آج عرب ممالک کی، عرب حکمرانوں کی نہیں ہے، معاف کرنا. اور آج دیکھیے کسی قدر اگر یعنی دیکھیے مشرق وسطیٰ کی آج ایک پلیئر کی حیثیت، لیکن فراز صاحب یہاں پر کیا وجہ ہے کہ عام افراد دیکھیے صرف 3 طاقتیں آج مڈل ایسٹ میں طاقتور موقف رکھتی ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. ایک اسرائیل ہے، اور ایک ایران ہے، اور ایک ترکی ہے. اس کے علاوہ یہ دوسرے ممالک ناکام ہو چکے ہیں، اگرچہ کہ ان کے پاس بڑی زمینیں ہیں، دولت بھی ہے، سب ہے، لیکن ان میں وہ قائدانہ عناصر مزاج نہیں ہے. صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا وجوہات ہے؟ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک معاملات ایسے کچھ آ رہے ہیں جس سے باتیں صاف ظاہر ہو رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کس کے ساتھ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام ہو یا خواص ہو، ایک خاص قسم کا ایک ذہن بنا ہوا ہے جس میں تعصب کہیں ہم یا پھر بہت سارا انتشار کہیں ہم. آج بھی جبکہ ہم نے ایک بڑی قربانیاں دے دی ہیں، ملک تباہ ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم دنیا انتشار کا شکار ہے. یقیناً دیکھیے انتشار کا شکار بنا دیا گیا ہے. جی جیسا کہ میں نے کہا کہ جب سے اسرائیل کا وجود عمل میں آیا، ایک فلسطین میں ایک ناجائز ریاست قائم کی گئی باضابطہ، یورپ اور امریکہ کی سازشوں کے تحت یہ جو ہے یہ مملکت قائم ہوئی تھی. اب اس کے بعد سے ہی عالم عرب کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں. دیکھیے المیہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہی عالم عرب میں تیل کی دریافت ہوتی ہے، تیل وہاں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس تیل کی بدولت یہ ملک مالا مال ہو جاتے ہیں. دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن اتنی بڑی دولت ملنے کے باوجود یہ محتاج رہے. کسی زمانے میں کہا یہ جاتا تھا کہ بہت ہی جو ہے عرب قوم کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ یہ قوم بہت ہی جو ہے جری قوم ہوا کرتی تھی، لیکن انہیں تیل کی دولت کی بنیاد یقیناً عرب قوم آج بھی ہے، لیکن جو حکمران جو بیٹھے ہیں صاحب ان سے سوال ہے. دیکھیے مسئلہ یہی ہے، مطلب دیکھیے مسئلہ جو ہے، دیکھیے آپ سارے یورپ میں آج احتجاج ہو رہے ہیں، کیوں سعودی عرب میں احتجاج نہیں ہو رہے؟ کیوں آج کویت میں احتجاج نہیں ہو رہے؟ کیوں آج یورپ میں UAE میں احتجاج نہیں ہو رہے؟ کیونکہ عوام کو جکڑ کے رکھ دیا گیا ہے، تو عوام کیا کر سکے گی؟ دیکھیے یہی سب سے آج بھی وہی حمیت ہے درحقیقت. اگر عرب کی بات کریں ہم تو دیکھیے یہی سب سے بڑی بات، ایمانی حرارت ہے. سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ان کی حمیت کو استعمال کون کر رہا ہے. آپ دیکھیے اگر ہم دیکھیں گے شام میں ہم دیکھیں گے، حلب میں ہم دیکھیں گے، یمن میں ہم دیکھیں گے، جس طرح کی لڑائی ہو رہی ہے، زمینی لڑائی، موصل میں ہم دیکھیں گے، عراق کے شہروں میں ہم دیکھیں گے، جس طرح کی لڑائی ہو رہی ہے،
रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई है। आग और खून के बीच में ये नौजवान जो लड़ रहे हैं, लेकिन इनको किस तरीके से उनको लड़ाया जा रहा है, किस मुनज़्ज़म साजिश के तहत, मतलब ये कि कैसे इनको उलझा दिया गया है। यकीनन आप जो कह रहे हैं कि इसके पीछे क़यादत ज़िम्मेदार है, देखिए यहाँ ऐश व इशरत भी सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं ना कहीं कहा यह जाता है कि नस्लों को तबाह करने के लिए उन्हें ऐश व आराम में जो है उलझा दिया सामने गया। आपने लीबिया को देख लिया, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को देख लिया, सद्दाम हुसैन को देख लिया, आपने दीगर जो शाह थे उनका हाल देख लिया, उसके बावजूद आप बचे कितने हैं? बिल्कुल यही सबसे बड़ा अलमिया यही है आलम इस्लाम का कि एक के बाद दीगर तबाही से जो है मुल्क तबाह हो रहे हैं, क़यादतें ख़त्म हो रही हैं, उसके बावजूद इन्हें जो है नींद से जागने का कोई ख्याल ही नहीं आता। ये सबसे बड़ा जो है अलमिया है अभी आलम अरब का, हम कह सकते हैं। राजा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप यकीनन जिस तरह से वो एक के बाद एक अपने जो इंतखाबी सरगर्मियों के मौके पर जो कुछ उन्होंने कहा था उसको अमली जामा अब सदर बनने के बाद पहना रहे हैं, आप मज़ीद क्या देख रहे हैं इनको लेकर? इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किए, क्या अब वाक़तन हमको संजीदगी से लेना होगा जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए मतलब तैयार नज़र आ रहे हैं? और क्या समझते हैं आप कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक शख्सियत है या फिर पीछे एक कोई बड़ी लॉबी है जो हमेशा अमेरिकी सुदूर के पीछे रहा करती है? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम रही उसके दौरान अगर आप तब से अगर फॉलो करें तो वो लॉबी के आदमी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि शाज़ो नादिर ऐसा अमेरिका की तारीख में हुआ है कि लॉबी जिसे चाहती थी वो सदर नहीं बन सका। ये मेरा मुशाहिदा है। देखिए, मीडिया पेश कयासी कर रहा था कि हिलरी क्लिंटन जीतेंगी और तमाम गोशों से ऐसा ही तासुर दिया जा रहा था, लेकिन एक तो ये कि इलेक्टोरल कॉलेज का जो निजाम है, हालांकि हिलरी क्लिंटन ने ज्यादा वोट हासिल किए, तो बहरहाल ये एक अजीब टेम्परामेंट का आदमी है और यानी उन्होंने अजीम बनाने का वादा किया, लेकिन उनके जो इक़दामात है वो अजमत की तरफ ले जाने वाले नहीं है। देखिए, जिस निजाम को अमेरिका ने बरसों में, दहाओं में, सदियों में बनाया है, आज उसी निजाम को तोड़ने की बात कर रहे हैं, फिर दोबारा अमेरिका को अजीम बनाने की बात कर रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूं कि ये दोबारा पस्ती की तरफ ले जाने वाली बातें। देखिए, ग्लोबलाइजेशन आपकी देने दुनिया को, और आप आज उसी ग्लोबलाइजेशन को यानी उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। आपने अपने इक़दामात के जरिए दुनिया भर को अफरा तफरी से दो चार कर दिया। आप दुनिया की छोड़ दी, आप अमेरिका को अजीम बनाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका के यानी अमेरिका फर्स्ट का नारा आपने दिया, लेकिन खुद अमेरिका की सड़कों की सूरत हाल देखिए। आप यानी आपके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। औरतें हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, और अमेरिका मुल्क ही माइग्रेंट्स का, और आप इस तरह की यानी वाहियात बिल्कुल अहमखाना यानी पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं। और उनकी पॉलिसियां चाहे मुस्लिम बैन हो या दूसरे इक़दामात हो जो प्रोटेक्शनिज्म या मौशी इस्तिलाह में प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं, जो कर रहे हैं कि वो सिर्फ अमेरिका फर्स्ट वगैरह, ये अनसस्टेनेबल पॉलिसियां हैं मौजूदा दौर में, और इसके नतीजे में आप अलग थलग पड़ जाएंगे दुनिया में, बल्कि पड़ गए हैं। पहले ही ओबामा की पॉलिसियों के नतीजे में अमेरिका, मैं समझता हूं कि एक सुपर पावर, वाहिद सुपर पावर के मौके से महरूम हो गया। और आपकी जो पॉलिसियां ट्रंप अपना रहे हैं वो दुनिया को और अमेरिका को यानी मजीद बहरान से दो चार कर देंगे, नए नए बहरान पैदा होंगे। और उनका जो क़यादत का, लीडरशिप का अंदाज है वो बिल्कुल भी तामीरी नहीं है, और बिल्कुल यानी मैं समझता हूं कि ये अजमत की तरफ जाने वाले इक़दाम नहीं है, बल्कि पस्ती की तरफ जाने वाले, खास तौर पर यानी इनका जो प्रोटेक्शनिज्म का है, यानी जो यानी मईशत के हवाले से सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हैं, यानी ये उससे उल्टा नुकसान होगा और अमेरिका दुनिया में अपनी साख, अपने वक़ार मकाम से महरूम हो जाएगा। लेकिन एक बात ये तय है कि ये आदमी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। देखिए, इसराइल के बारे में कितना हमने एक प्रोग्राम भी किया गालिबन कि वो अमेरिका के सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करेंगे, लेकिन इसकी कोई बात नहीं हो रही है। और अभी हाल ही में मैंने देखा था कि इसराइल के बारे में लबो लहजा बदला हुआ था, और उन्होंने यरूशलेम में मुंतकिली की बात तो छोड़िए, यानी नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मुखालिफत भी गालिबन जो व्हाइट हाउस के तर्जुमान शॉन स्पाइसर, उनका बयान आया था। पहले बिल्कुल ये अजीबो गरीब आदमी है, अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, और मैं समझता हूं कि किसी के कंट्रोल में, मैं समझता हूं फिलहाल तो नहीं है, अगरचे उनका जो दायरा है, उनके दामाद यहूदी हैं और दूसरे भी जो उनके जो बिजनेस एम्पायर, उसमें कई अहम शख्सियतें यहूदी हैं, लेकिन यहूदी होना और ज़ायनिस्ट होना दो अलग अलग बातें हैं। और मैं समझता हूं कि वो यानी ज़ायनिस्ट लॉबी का फिलहाल तो कारिंदा नहीं है।
جی جی بالکل. اسی حوالے سے میں سجاد صاحب سے جاننا چاہوں گا, کابینہ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کابینہ ہے یہ سارے مطلب انتہا پسندانہ ذہنیت رکھنے والے ہیں, بالخصوص کچھ وزراء ایسے بھی ہیں جو کھلے طور پر مطلب اسلام دشمنی رکھتے ہیں اور کھلے طور پر مسلم قوم کے حوالے سے جو اپنے ایسے ریمارکس ان کے ریکارڈڈ ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو جھکاؤ ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی طرف, جیسے کہ فراست صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی فی الحال ایسے کوئی اندیشے نظر نہیں آ رہے, آپ یعنی دیکھیے باقر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک لائن کا اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے ہیلری کلنٹن اسی زائنسٹ لابی کی امیدوار تھی میں سمجھتا ہوں, اور اگر وہ آتی, ہم نے آپ کو امریکی الیکشنز کے دوران ایک پروگرام کیا تھا اور غالباً میں نے کہا تھا کہ یہ یعنی بد اور بدتر کا مقابلہ نہیں بلکہ بدتر اور بدتر کا مقابلہ ہے, تو یہ وہی ہوا. ہیلری کلنٹن اگر آتی تو یقیناً وہ مسلم دنیا کے لیے بھی جو ہے یعنی کوئی یعنی دل خوش کن تصویر آج پیدا نہیں کرتی, لیکن ان کے انداز میں فرق ہوتا ہے. یہ بالکل دیکھیے یہ بے لگام گھوڑا ہے اور وہ کچھ آرڈرلی کچھ نقصان پہنچانے والے اقدامات کر سکتی ہیں. جی سر صاحب آپ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے بالخصوص؟ دیکھیے اہم مسئلہ تو یہی ہے جیسا کہ فراز صاحب نے کہا کہ بے لگام گھوڑا ہے, تو ایک اسلام کے چھپے دشمن, ایک کھلے دشمن کی ہم تشریح یہاں پہ کر سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ریمارکس ہیں, جو باتیں ہیں, وہ اسلام کے کھلے دشمن کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں. لیکن ایک اہم بات یہ بھی ہے جو سمجھے, پہلے تو انہوں نے جو پہلا بیان ان کا آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم فلسطین میں خاص طور پہ جو ہے تل ابیب کا جو سفارت خانہ ہے, امریکی سفارت خانہ, اس کو ہم شفٹ کر دیں گے بیت المقدس. یہ بات کہی تھی, پہلا ریمارک یہی تھا. اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے ان کی ملاقات یا پھر ان کی بات ہوئی تھی تو اسرائیلی وزیر اعظم سے ہوئی تھی, نیتن یاہو سے, اور پھر انہوں نے بستیوں کی, یہودی بستیوں کی حمایت بھی کی تھی. اسی بنیاد پہ اسرائیل نے نئے یہودی بستیاں قائم کرنے کے جو ہے اقدامات بھی کیے ہیں. ابھی تو سنا ہے کہ ٹینڈرز بھی جاری کر دیے ہیں 4500 مکانات کی جو فلسطینی علاقوں میں بنیں گے. تو اسرائیل تو اپنے اقدامات کر رہا ہے. دیکھیے اسرائیل اپنے حساب سے یقیناً دیکھیے ہو سکتا ہے جیسا کہ فراز صاحب نے کہا, ہو سکتا ہے کہ وہ صہیونی لابی کا حصہ نہ رہے ہوں. ہو سکتا ہے جیسا کہ ٹرمپ نے خود الیکشن کے دوران کہا کہ داعش کو اگر کسی نے پیدا کیا تھا تو وہ ہیلری کلنٹن نے کیا تھا. اوباما انتظامیہ کی جانب سے باضابطہ ان کو جو ہے اس کی جو ہے ذمہ داری سونپی گئی تھی, اور انہوں نے پورا جو ہے داعش کو پروموٹ کرنے کی, اس کو ہتھیار فراہم کرنے کی, اس کو پالنے کی, اس کو جو ہے پورا علاقے خاص طور پہ جو ہے شام کے عراق کے علاقوں میں اس کو اپنی سلطنت قائم کرنے کی پوری نگرانی ہیلری کلنٹن نے کی تھی. یہ خود ٹرمپ کے الفاظ ہیں. تو اب دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے سے بھی حلف اٹھانے سے 3 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل تل ابیب سے اپنے امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کر دیں گے. پہلا بیان تھا. پھر نیتن یاہو سے بھی ٹرمپ نے بات کی تھی, اور پھر ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے ایک قرارداد فرانس کی طرف سے جو ہے ایک منظور کی گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. گو کہ مصر نے اس قرارداد کو جو ہے پیش کیا تھا اقوام متحدہ میں, لیکن بعد میں مصر کو ٹرمپ کے دباؤ کے بعد جو ہے اپنے اس قرارداد سے ہاتھ اٹھانا پڑا تھا. لیکن اوباما کی ایما پہ پھر بیچ میں دیگر 4 ملکوں نے مل کے اس قرارداد کو اقوام متحدہ میں پیش کیا تھا. یہودی بستیوں کے حوالے سے یہ قرارداد تھی, اور یہودی بستیوں کو جو ہے ناجائز قرار دینے کے لیے قرارداد منظور کی گئی تھی, اور امریکہ نے ویٹو نہیں کیا تھا. اس وقت اوباما اقتدار میں تھے, تو اس کو ٹرمپ نے جو ہے اس کی مذمت بھی کی تھی. تو ایک طریقے سے ٹرمپ نے ابتدا میں دیکھیے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ الجھن بہت بڑھ رہی ہے کہ ٹرمپ آخر چاہتے کیا ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایک جانب تو وہ روس کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں. انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ میں احترام کرتا ہوں پوتین کا, اور پھر ان کا پس منظر جو تجارتی پس منظر تھا اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ روس کے بہت قریب رہا ہے. اب دوسری جانب وہ اسرائیل کی بھی پوری شدت کے ساتھ حمایت کرتے نظر آتے ہیں, اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے مشیروں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہودی لابی سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم 2 باتیں سوچ سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہودی لابی نے ہیلری کلنٹن کو پروموٹ کیا تھا, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے, چاہے آپ اسے روس کی ہیکنگ کہہ لیں, چاہے کوئی اور بات کہہ لیں, کہ اس میں یہودی لابی کو ناکامی ہوئی.
تو اب ट्रंप के सदर बनने के बाद हो सकता है उन्होंने ट्रंप को ट्रैप में लेने की जो है इकदामात शुरू कर दिए हों, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ट्रंप का जो रवैया है वो यहूदी हिकमत अमली ऐसी नहीं होती है। यहूदियों के हवाले से हमने पहले भी गुफ्तगू की थी कि बहुत मशहूर मकोला है जी यहूदियों के हवाले से कि वो शेर बन के सामने नहीं आता, चूहा बन के पूरा गोदाम खा जाता है। ये सहूनी जो हम जो हिकमत अमली की हम बात करेंगे तो इस तरह की हिकमत अमली है सहूनी। और ट्रंप का जो रवैया है वो बेबाकाना बेलागाना रवैया है, और इस रवैये से खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA परेशान है। CIA ने खुद कहा है, पेंटागन ने खुद कहा है कि ये रवैया जो है मुल्क और कौम के लिए ख़तरनाक है, मुल्क की हिकमत अमलियों के लिए ख़तरनाक है। तो बहरहाल देखने वाली बात यह है कि ट्रंप का ये रवैया नफ़ी करता है इस बात की कि वो यहूदी लॉबी का हिस्सा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहूदी लॉबी किसी ना किसी तरीके से ट्रंप को ट्रैप में ले लेगी। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर ग्रेटर इसराइल के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है इसराइल का वो क्या पोस्टपोन्ड है, या फिर उसके लिए कुछ कार्रवाइयाँ जारी हैं, या फिर क्या वो पीछे हट चुका है? देखिए, इसराइल तो खैर उस वक्त के हालात थे बन गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है या मंसूबा है वो प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए यहूदियों की तादाद कितनी है दुनिया भर में और मिडिल ईस्ट में, और देखिए अरब ममालिक में कितने मुसलमान रहते हैं, और आप ग्रेटर इसराइल बनाकर क्या इतनी ज्यादा मुसलमानों पर किस तरह हुकूमत कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसराइल के पास मैं समझता हूँ कि 2 रियासती हल के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगरचे ये हल भी फलस्तीनियों के नुक्ते नजर से गैर मुनसिफाना है। देखिए दानिस्ता तौर पर कोशिशें करता रहा इसराइल, और उसे कामयाबी भी मिली है कि 2 रियासती हल यानी दुनिया के एजेंडे से बाहर हो जाए, और आज हम जो मौजूदा आलमी हालात बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया के हालात देख रहे हैं वो एजेंडे में है ही नहीं, बल्कि जो है ये कहीं खो गया है, और नए नए बहरान पैदा हो गए हैं, सीरिया का ले लें या दूसरे मामलात ले लें। और आलम इस्लाम के जो मौजूदा हालात हैं वो इसी इसराइली सोच को यानी सपोर्ट कर रहे हैं, और मौजूदा जो मुस्लिम दुनिया की बहरान है उसका बेनिफिशियरी सिर्फ और सिर्फ इसराइल है। लेकिन देखिए इसराइल कब तक टालता रहेगा 2 रियासती हल को, और उसके नतीजे में उसे भी बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। वो एहसास सलामती के साथ कोई इसराइली रह नहीं सकता, उसकी सिक्योरिटी पर यानी कई बहुत ज्यादा वसाइल उसके खर्च हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, और आज नहीं तो कल इसराइल में मैं समझता हूँ कि बेटर सेंस प्रिवेल होगा और उन्हें 2 रियासती हल को मानना पड़ेगा। सर साहब, क्या अगर हम अमेरिका की अगर हुकूमत की बात करें, अमेरिका के सुदूर की बात करें, अमेरिका की पॉलिसियों की बात करें, तो क्या सिर्फ जो अमरीकी हैं वही हैं, या फिर इसके पीछे ये भी तो कहा जाता है ना कि ज़ायनिस्ट पीछे होते हैं सब कुछ, यानी अमेरिका का अगर ब्रेन हम कहें तो वो ज़ायनिस्ट है? जी बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर अमेरिका का ब्रेन ज़ायनिस्ट नहीं होते, अगर अमेरिका का ब्रेन अमेरिकी होते तो आज अमेरिकी सड़कों पर नहीं होते। जितनी बड़ी तादाद में वहाँ मुजाहरे के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है। देखिए अमेरिका ने हमेशा कहा है, अमेरिका की पॉलिसी यही रही है, माजी में भी आप देखेंगे वो अपने आप को एक अदीम जमहूरियत इसी बुनियाद पे कहते हैं कि वहाँ दुनिया के हर मुल्क के लोग क़याम करते हैं। अमेरिका कहता है कि हमें सिर्फ सलाहियत चाहिए जी, हम मुल्क कौमियत के हम अलमबरदार नहीं हैं, हम सलाहियतों को देखते हैं, और अमेरिका को अजीम बनाने के लिए हम दुनिया के हर खित्ते हर मुल्क के बासलाहियत लोगों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अमेरिकी सरजमीन पर हो चाहे कहीं और हो। तो ये अमेरिका की ये पॉलिसी रही है। तो इसी पॉलिसी के तहत अमेरिकी भी बाकी मुल्कों के लोगों को कबूल करते आए हैं। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसका शहरी अमेरिका में नहीं रह रहा हो, चाहे वो शहरी के हैसियत से या फिर जो है इमिग्रेंट की हैसियत से या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर की हैसियत से, किसी ना किसी हैसियत से दुनिया के हर मुल्क के लोग वहाँ क़याम पजीर हैं। यही वजह रही कि जब इन्होंने पाबंदियाँ लगाईं तो कितने हंगामे हुए, दुनिया के हर मुल्क में प्रोटेस्ट हुए। तो इसकी वजह यही है कि दुनिया की हर मुल्क का शहरी अमेरिका में पाया जाता है, यही अहम मसला है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है अमेरिकी लॉबी यहाँ काम नहीं कर रही है, यहूदी लॉबी ही यहाँ काम करती है। हमें प्रोफेसर साहब आपसे आखिरी सवाल करूँगा मैं, क्या अब एक सर्द जंग का जो मामला था वो अब फिर से बनता नज़र नहीं आ रहा है आपको? जिस तरह से ब्लॉग्स बन रहे हैं, अमेरिका की बात करें हम, अमेरिका अपने पुराने इत्तेहादियों के साथ है और डोनाल्ड ट्रंप
ایک اپنا ایک نیا انداز لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین، روس اور پھر اس کے اتحادی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ بالکل انپریڈکٹیبل ہے، ان کے دور میں کیا ہوگا آگے یہ کہنا مشکل ہے، لیکن اس سے ہم تھوڑا پہلے چلے جائیں تو اوباما کے دور میں واقعتاً دنیا دو بلاکس میں بڑھ چکی ہے اور ایک طرح سے منی عالمی جنگ کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت میں جو بھی معاملات ہوتے رہے اس میں امریکہ کو شکست ہوئی ہے. دیکھیے امریکہ کو سیریا میں شکست ہوئی ہے، امریکہ کو یمن میں شکست ہوئی ہے، کیونکہ یمن کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، حالانکہ یعنی کچھ لوگ مزاحمت کر رہے ہیں اور 2 سال سے بمباری ہو رہی ہے لیکن آج تک مسئلہ حل نہیں ہوا، وہاں پر سکی ہوئی. یوکرین میں رشیا جیتا ہے، یوکرین کا کرائمیا کا حصہ اس نے رشیا نے اپنے علاقے میں شامل کر لیا ہے. اور دوسرے آرکٹک ایک بہت بڑے وسائل کی دنیا ہے، آنے والے دنوں میں آرکٹک کا سمندر، وہاں پر وسائل پر کنٹرول کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں رشیا امریکہ سے کافی آگے نکل چکا ہے. تو یعنی اس دور کی جو ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو شروعات تھی اس میں رشیا آگے نکل گیا اور امریکہ ایک سپر پاور، واحد سپر پاور کی حیثیت سے باقی نہیں رہا. اور اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ٹرمپ میں، اس میں جو بھی ہو لیکن امریکہ عظیم بالکل نہیں بن سکتا، امریکہ پست بنے گا اور رشیا آگے نکلے گا، اور آنے والے حالات رشیا کے لیے کافی سازگار ہیں اور آنے والے دنوں میں دنیا کے معاملات میں رشیا کی رائے کی کافی اہمیت ہوگی، میں سمجھتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ فراست صاحب. میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً ناظرین، آج ہم نے بات کی، ہم نے عنوان دیا تھا گریٹر امریکہ و گریٹر اسرائیل کے محافظ اور مسلم علمبردار. تو یقیناً صورتحال کچھ یوں ہی بنی ہوئی ہے کہ جو اپنے آپ کو گریٹر ظاہر کرتے ہیں اور جو اپنے ممالک کو گریٹر بنانے کے لیے، اپنی اقوام کی خطروں کو بلند کرنے کے لیے جس طرح سے وہ دعوے کیے ہیں، جس طرح سے انہوں نے بیانات دیے ہیں، جس طرح سے ان کا ماضی رہا ہے، اس کو عملی جامہ پہناتے نظر آ رہے ہیں. لیکن ہم دوسری جانب اگر دیکھتے ہیں تو اقوام مسلم دنیا ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور نظر آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں احساس کمتری کا شکار نظر آ رہی ہے. یقیناً اس کے ازالے کی آج ضرورت ہے اور اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے مسلم ممالک کے سربراہان کی. یقیناً یہ لوگ کب خواب سے بیدار ہوں گے، یہ واقعی تشویش کی بات ہے اور فکر کی بات ہے. اور یقیناً عوام جو ہے انہی قائدین کی طرف دراصل دیکھ رہی ہے کہ وہ پھر سے اقوام عالم میں مسلم دنیا کا جو وقار ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں. وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.